बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि स्टूडेंट हमने 400 एमसीक्यूज तक डिस्कशन कर ली थी, तो इस डिस्कशन में इंशाल्लाह हम 401 और 410 तक करेंगे और उसके बाद 411 ऑलरेडी अपलोडेड है, वो मैंने पहले अपलोड कर दी थी। ठीक है जी। अच्छा जी, 401 में देखते हैं। ये अब तो ये आसान सा क्वेश्चन लगना शुरू हो गए, इतने क्वेश्चन हमने ये कर लिए हैं। डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। हमें पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड को डिराइव डिमांड कहते हैं, तो डिराइव डिमांड ऑप्शन सही है। अच्छा, कोई बहुत भी आ गया, चार्ली बहुत भी आ गया, तो मुझे दूसरे ऑप्शन को देखना पड़ गया। पेमेंट टू फैक्टर इज डोमेस्टिक इनकम। जो पेमेंट टू फैक्टर का मतलब है फैक्टर प्रोडक्शन की जो पेमेंट होती है यानी कि वो इनकम होती है, वो डोमेस्टिक इनकम ही कहलाती है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड डिराइव डिमांड और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम डोमेस्टिक इनकम। तो अल्फा भी सही है, बीटा भी सही है, तो दैट्स वाई राइट ऑप्शन इज चार्ली, बहुत सही है। 402 में देखते हैं। इन प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम प्रॉफिट बिलोंग टू गवर्नमेंट। हमें पता है जो प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट ओन्ड सिस्टम होता है, तो सारे रिसोर्सेज डिसीजन ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 403 देखते हैं। Increase in investment causes increase in MEC. MEC stand for marginal efficiency of capital. Marginal efficiency of capital का मतलब होता है कि expected future return from an investing activity। मतलब जो आज आपने पैसे बिजनेस में लगाए हैं, तो बिजनेस फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करके देखता है। तो एमएससी ये कह लें कि प्रॉफिट या रिटर्न है, परसेंटेज फॉर्म है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे उतना ही एमएससी जो है वो हमारा इंक्रीज कर देगा। तो हम कहेंगे बात गलत है, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी एक एरिया पर, उस एरिया में मार्केट में बिजनेस में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो, कम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रह जाएगा। मान लें कि एक कपड़े की दुकान है, तो सारे कस्टमर उसके पास थे। अब दो कपड़ों की दुकानें हो गई, कस्टमर डिवाइड हो गया। तीन कपड़ों की दुकान हो गई, कस्टमर और डिवाइड हो गया। चार कपड़ों की दुकानें हो गई, अब कस्टमर और डिवाइड हो गया। अब जो पांचवा बंदा आएगा ना सेम बिजनेस में, ऑब्वियस बात है कस्टमर सारे डिवाइड हो चुका होगा, तो पांचवे के लिए ज्यादा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ से नहीं है, उसको चाहिए कोई और बिजनेस करे। अच्छा जी, 404 देखते हैं। इफ रिजर्व रेशियो 20% एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 मिलियन, देन आउटपुट वुड बी 80 मिलियन। तो हमने कहा चेक कर लेते हैं ज़रा। ठीक है जी। रिजर्व रेशियो, असल वैसे इस सवाल में कोई ना सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो यहाँ पे वो दे रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे वो दे रहा है आउटपुट, यानी कि वो हमारा मूड बना रहा है कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, और यहाँ पे दे रहा है रिजर्व रेशियो। तो मल्टीप्लायर में रिजर्व रेशियो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व रेशियो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रिजर्व रेशियो तो क्रेडिट मल्टीप्लायर में आ रही होती है, ये तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। ठीक है, खैर ये एक विड्रॉल समझ लेते हैं फिर। तो सबसे यहाँ मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे रिजर्व रेशियो नहीं होना चाहिए, कि एम पी एस करके, एम पी टी करके, एम पी एम करके कोई चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलें मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, ज्यूम करते हैं विड्रॉल है। तो 1 डिवाइडेड बाय 20%, 0.2 किया, तो जो मल्टीप्लाई निकला मेरे पास 5 निकला। और इन्वेस्टमेंट कितनी आई है 50 की, तो इन्वेस्टमेंट 50 मिलियन की आई, तो 5 5 जा 25। इसका मतलब 250 मिलियन से अगर 50 की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो जो आउटपुट होगा वो 250 से इंक्रीज करेगा। तो वो कह रहा है 80 से इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियस बात है वो सही नहीं कह रहा, तो दिस इज दी रॉन्ग ऑप्शन, फॉल्स हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। 405 में, इफ यू बाय पिज्जा फॉर लंच, अगर हम पिज्जा बाय करते हैं लंच के लिए, यू कैन टेक ट्रांजेक्शन। तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ बैठेगी, स्टोर ऑफ वैल्यू? नहीं नहीं, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब था पैसों को स्टोर कर सकते हैं। ये मनी फंक्शन है, ये पैसों के फंक्शन है।
यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि आप पैसों से किसी भी चीज़ की वैल्यू लगा सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़। और यानी कि पेंसिल कितने रुपए की आ रही है, और एक गाड़ी कितने की, बाइक कितने की आ रही है। टू एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमें पता है कि जो पैसा है वो लेन देन के लिए इस्तेमाल होता है। और डेफर्ड पेमेंट मीन पैसों से हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। आज पैसे नहीं है तो मैं कह सकता हूँ यार चीज़ें दे दो, महीने बाद पैसे आ जाएंगे, अगले महीने पैसे ले लेना, तो फ्यूचर में पेमेंट भी कर सकता हूँ। डेफर्ड मीन फ्यूचर। तो ये जो ऊपर वाली कहानी लिखी है, तो बताइए इन चारों में से कौन सी होनी चाहिए, खुद सोचें, तो फिर आप इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो इफ़ यू बाय पिज़्ज़ा फॉर लंच, हमने क्या किया, पिज़्ज़ा खरीदा और उसके बदले में पैसे दिए होंगे, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर पैसा को इस्तेमाल किया है, पैसे देकर हमने पिज़्ज़ा खरीदा है। ठीक है, अब कौन से वाला पिज़्ज़ा खरीदा है ये हमें भी नहीं पता। ठीक है जी, और मतलब यहाँ पे फ्लेवर की बात करूँ, कुछ हो ना समझ लेना कि मैंने अधूरा क्वेश्चन छोड़ दिया, कुछ ज़्यादा भी होते हैं ना, सब क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट रह गया, उसका नेक्स्ट एपिसोड में क्या आना था, कुछ भी नहीं आना था। अच्छा जी, 406 देखते हैं जी। 406 में वो कह रहा है विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंटेन रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल का ताल्लुक जमीन से होता है, दैट्स मीन लैंड। 407 में इफ डिमांड इंक्रीज व्हेन नो चेंज इन प्राइस, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, इन दिस केस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही होना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज कर रहा है, डिमांड इंक्रीज कर रहा है। अच्छा जी, अगर डिमांड इंक्रीज हो और प्राइस में कोई चेंज ना आए, तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो हमने कहा यार इतने आसान आसान सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो, अब तो हम बड़े हो गए, ये तो हमें तो आसान आसान से तुम पूछे जा रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है जबकि प्राइसेस में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाला ग्राफ बनाया उसने। ठीक है, इसका मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रही, नो चेंज इन प्राइस, देखिए प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डिमांड इंक्रीज हो रही है। और हमें पता है इस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल होती है इन्फिनिट के, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिट आ गया। वेर इज इन्फिनिट, ओह लो जी, अब डिमांड इज इन्फिनिट चाहिए, तो डिमांड इज लेस देन वन तो इन इलास्टिक होता है, सप्लाई जीरो तो वर्टिकल होता है, सप्लाई जीरो तो ये डिजाइन होता है, ये डिजाइन होता है, डिमांड इज जीरो तो हमें चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो भी ये डिजाइन होता है। तो सप्लाई इज इन्फिनिटी, तो सप्लाई नहीं डिमांड होनी चाहिए, अब डिमांड ऑप्शन में नहीं है, चलो खैर डिमांड भी यही है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी यही होती है, तो हम क्या कहेंगे, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए अब ये कंफ्यूजिंग है, एमसीक्यूज होते हैं, हालांकि डिमांड उसको इन्फिनिट लिखना चाहिए था ऑप्शन में, तो खैर वो नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लीजिएगा, समटाइम ऐसा हो जाया करता, परेशान नहीं होना। 8 वाले में व्हाट कॉज अ कंट्रीज डेफिसिट अकाउंट, व्हाट कॉज क्या वजह बनती है कंट्री के डेफिसिट अकाउंट होने की, कंट्रीज डेफिसिट अकाउंट, कंट्रीज का कौन सा डेफिसिट अकाउंट भाई, ये तो बता दो, कंट्रीज का करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है जी, कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कंट्रीज डेफिसिट अकाउंट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में इंपोर्ट ग्रेटर देन अगर एक्सपोर्ट हो जाए, तो हमारे पास ये जो करंट अकाउंट है, कंट्रीज का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये होगा। अब ये किस रीजन की वजह से होगा, तो इंपोर्ट जिस जिस रीजन की वजह से इंपोर्ट ज्यादा होगी, उन रीजन की वजह से कंट्री का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो है। असल में इसका जो प्योर आंसर है वो सारे फैक्टर हैं जिससे हमारी इंपोर्ट इंक्रीज हो रही है, इंपोर्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, अब देखते हैं कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा ज्यादा सूटेबल ऑप्शन हमें लगता है। तो नंबर वन, बीटा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जरा, कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी, कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी ले लें या मॉनेटरी पॉलिसी ले लें, कॉन्टेक्शनरी में जो मर्जी पॉलिसी ले लें कोई टेंशन नहीं है। अगर हम कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी की बात करें, तो कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेस है, जबकि गवर्नमेंट टैक्सेस लगाकर टैक्स रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट कर रहा है।
इसका मतलब टैक्सेस ज्यादा लग रहा है तो लोगों के पास इनकम कम है, अगर इनकम कम है तो वो ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो दैट्स बाय कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी तो करंट अकाउंट डेफिसिट की रीजन नहीं बनने वाली। ये तो हमें पता चल गया। और जरा देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कर देना। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा करेंगे तो जो बाहर वाले फॉरेनर इन्वेस्टर होंगे वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में करना शुरू कर देंगे, उससे डॉलर का इनफ्लो आएगा, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट एक तरह की इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट का इंक्रीज होना बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नहीं होता बल्कि सरप्लस होता है। दैट्स वाई मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी मेरा ऑप्शन नहीं बनेगा। इंक्रीज इन डोमेस्टिक सेविंग, लोग जो है वो डोमेस्टिकली सेव कर रहे हैं, इसका मतलब वो खर्च कर ही नहीं रहे, तो इंपोर्ट एक्सपेंस इससे नहीं इंक्रीज होगा, ये भी गलत हो गया। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से एक्सपोर्ट बिकम, हमें पता जब भी करेंसी डिवैल्यू होती है तो डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बिकम चीपर होती है और इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव होती है। तो डिवैल्यूएशन से तो एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, सॉरी, तो एक्सपेंसिव इंपोर्ट तो हम नहीं करने वाले, तो ये भी गलत हो गया। तो फिर बच कौन सा गया? तो समझ आया ना आए, बस अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, बस देख लेते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में फिजिकल ले लें या मॉनिटरी ले लें, दोनों से। तो अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। ठीक है नी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर होता है टैक्स है। इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो उस एग्रीगेट डिमांड में ऑब्वियस बात है, तो एग्रीगेट डिमांड के ज्यादा चक्कर में इंपोर्ट की डिमांड भी ज्यादा होगी, क्योंकि ओवरऑल जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी तो इंपोर्ट की डिमांड भी ज्यादा होने का खदशा है। ठीक है जी, तो दैट्स वाई एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी से करंट अकाउंट मुमकिन है डेफिसिट हो जाए। ज्यादा सूटेबल ऑप्शन तो फिलहाल अब अल्फा ही है गिवन कंडीशन में। ठीक है जी, और अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, लोग लोन ज्यादा ले लेंगे, मनी सप्लाई ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, तो उस एग्रीगेट डिमांड में इंपोर्ट की डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब 409 देखते हैं। फॉर्मूला टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी की कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला होता है, अपने प्राइस लेनी है बेस ईयर की, जबकि क्वांटिटी लेनी है करंट ईयर की। तो पी नॉट क्यू एन इज योर फॉर्मूला, पी नॉट क्यू एन, पी नॉट क्यू एन 40। तो 40 योर राइट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट एमसीक्यूज ऑफ द डे। कंट्रैक्ट इन डिमांड कर, कंट्रैक्ट इन डिमांड यानी कि कंट्रैक्शन इन डिमांड कर। तो हमें पता है एक्सपेंशन और जो कंट्रैक्शन है मूवमेंट होती है, और मूवमेंट जो है वो अपनी प्राइस की वजह से होती है, तो प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री से शिफ्ट आएगा, यानी कि जो कंट्रैक्ट इन डिमांड है, तो कंट्रैक्ट इन डिमांड एक मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, और मूवमेंट आती है अपनी प्राइस चेंज होने से। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शिफ्ट का केस है गलत, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट शिफ्ट का केस है, इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम शिफ्ट का केस है, तो नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन में से करेक्ट नहीं है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने 410 एमसीक्यू डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा वाले एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं, यानी कि 432 तक अब आपको सारी मिल जाएंगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं अपलोड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, पेपर पास कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।